हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास के बायोलॉजी का पहला चैप्टर जीवों में जनन का दूसरा पार्ट करने वाले हैं और इसमें हम लोग लैंगिक जनन के बारे में अध्ययन करेंगे और जाके 2011 से लेकर 2022 तक इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव पूछे गए हैं सभी को इस वीडियो में कवर भी करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और अच्छे तरीके से इसे समझते हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने अलैंगिक जनन के बारे में अध्ययन किए थे कि अलैंगिक जनन जनन की वैसी प्रक्रिया होता है जिसमें एकल जीव भाग लेता है और अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करता है। उसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है, वह पढ़ाया एक कोशिकीय जीवों में होता है। तो वो अलैंगिक जनन की बात है। लेकिन लैंगिक जनन में क्या होता है, तो इसमें दो युग्मक की सहभागिता होती है जिसमें दो युग्मक आपस में संयोग करके एक नए जीव का उत्पत्ति करता है, वह लैंगिक जनन होता है। इसमें निषेचन की क्रिया होती है। तो लैंगिक जनन के बारे में लिख सकते हैं हम कि इसके अंतर्गत नर एवं मादा युग्मक आपस में मिलकर आगे चलकर नए जीव का निर्माण करता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट कि मध्य चक्र। तो नन प्राइमेट स्तनधारी मादा के जनन के दौरान चक्रीय परिवर्तन को मध्य चक्र कहते हैं। जो नन प्राइमेट स्तनधारी जीव होते हैं या मादा होते हैं उसके जनन के दौरान जो चक्रीय परिवर्तन होता है उसी को मध्य चक्र कहते हैं। यह जो क्रिया है गाय में होता है, भेड़ में होता है, हिरण में होता है। इसमें जो है ना मध्य चक्र की क्रिया देखने को मिलती है। उसके बाद है ऋतुस्राव चक्र। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये होता है प्राइमेट, लेकिन ये जो होता है ना मध्य चक्र ये नन प्राइमेट होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इस तरह से पूछे जाते हैं। तो जो प्राइमेट स्तनधारी मादाओं में जनन चक्रीय परिवर्तन को ही ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। जो प्राइमेट स्तनधारी मादाएं हैं उनमें जनन चक्रीय परिवर्तन को ही ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। जैसे हो गया बंदर, एप्स, मनुष्य में भी ये क्रिया होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है युग्मक जनन। तो युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। सिंपल ही है कि युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को ही युग्मक जनन कहते हैं। युग्मक दो प्रकार का होता है, एक नर युग्मक, एक मादा युग्मक। उन दोनों के संयोग से जो बनता है उसी को युग्मनज कहते हैं। वो आगे पढ़ेंगे, जिसे आप जायगोट भी कह सकते हैं। उसके बाद है समयुग्मी। तो जब दो युग्मक देखने में एक समान हो तो उसे हम समयुग्मी कहते हैं। जैसे कुछ शैवाल जो है ना वह युग्मकी होता है। उसको होता है विषम युग्मकी, मतलब जब दो युग्मक अकारकी रूप में एक दूसरे से भिन्न हो, जैसे पुमनु या शुक्राणु नर युग्मक है, उसके बाद अंड या बीम जिसे मादा युग्मक भी कहते हैं, ये जो है ना विषम युग्मकी होता है। जो देखने में एक समान नहीं होगा, जो समान होगा उसको हम समयुग्मकी कहेंगे, जो असमान होगा, विषम होगा, भिन्न भिन्न होगा, उसको हम विषम युग्मकी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है उसके बाद है समथेल्सी, जिसे उभयलिंगाश्रयी कहते हैं। तो बहुत से कवक तथा पादपों में द्विलिंगी स्थिति को इससे उल्लेखित किया जाता है। किससे किया जाता है, तो समथेल्सी को जो है ना बहुत से पादपों एवं कवकों में जो द्विलिंगी स्थिति होता है उसी को समथेल्सी कहते हैं। उसके बाद विषमथेल्सी एक लिंगाश्रयी। तो यह एक लिंगिता को उल्लेखित करता है। जैसे पपीता, खजूर, जो है पपीता में एक लिंगिता श्रेयी कहा जाता है पपीता को। ये पूछा गया है प्रश्न। उसके बाद युग्मक संलयन। तो युग्मक संलयन किसे कहते हैं, तो यह नर तथा मादा युग्मक का संलयन है। जो नर युग्मक हो गया शुक्राणु, मादा युग्मक हो गया अंडाणु, इन दोनों के संलयन मतलब संयोग को ही युग्मक संलयन कहते हैं। फिर है भ्रूणोद्भव। तो इसे क्या कहते हैं, तो यह युग्मनज से भ्रूण के विकास की प्रक्रिया को भ्रूणोद्भव कहते हैं। मतलब युग्मनज से जब भ्रूण का निर्माण होगा तो उसी प्रक्रिया को हम लोग भ्रूणोद्भव कहेंगे। युग्मनज कैसे बनता है, तो जब नर एवं मादा युग्मक आपस में संलयन होते हैं तब युग्मनज का निर्माण होता है और यही युग्मनज आगे चलकर भ्रूण का निर्माण करता है और इस भ्रूण के विकास की प्रक्रिया को ही भ्रूणोद्भव कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है पुष्पीय पौधों में। तो निषेचन पुष्पीय पौधों में जो है ना निषेचन पश्चात अंडाशय विकसित होकर फल, जबकि बीजांड परिपक्व होकर बीज बनता है। बीजांड परिपक्व होगा तो यह बीज बनेगा, लेकिन जो अंडाशय विकसित होगा तो वह फल बनेगा। यह पूछा जाएगा कि फूल के कौन से भाग विकसित होने पर फल बनता है, तो अंडाशय। और बीजांड से क्या बनेगा, तो बीज बनेगा। उसके बाद ये जो पॉइंट है नेक्स्ट वाला, इसको आपको ध्यानपूर्वक देखना है क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। जो अर्धसूत्राणु है और कोशिका तथा युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या। अर्धसूत्राणु में पूछा जाएगा कितना कोशिका गुणसूत्र होगा तो वो आपको बताना है। युग्मक पूछा जाएगा तो वो भी आपको बताना है। सबका अलग अलग होता है।
जैसे जीव में मनुष्य का होता है अर्धसूत्राणु में गुणसूत्र की संख्या 46, लेकिन जो युग्मकों में है उसमें गुणसूत्र की संख्या 23 ही होता है। तो ये प्रश्न पहले हम लोग कर चुके हैं। फिर घरेलू जो मक्खी होता है उसमें 12 होता है अर्धसूत्राणु में गुणसूत्र की संख्या, और युग्मकों में 6 हो जाएंगे। कुत्ता में 78, उसके बाद इसमें 39, इसका आधा हो जाता है। उसके बाद प्याज में 32, तो इसमें 16, इसका आधा रख सकते हैं याद। धान में 24, तो इसमें 12 हो जाएंगे। इस तरह से क्लियर हो गया सारा टॉपिक। तो चलिए अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ दिए हैं, जो जितने भी प्रश्न होंगे वो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न होने वाला है। तो कहे निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है। तो द्विगुणित संरचना कौन सा हो जाएगा, युग्मनज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा युग्मनज, क्योंकि यह जो है नर एवं मादा युग्मक से मिलकर बना होता है, जिस कारण से यह द्विगुणित संरचना को दिखाता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, युग्मनज। उसके बाद प्रश्न है दूसरा कि मनुष्य लेकिन यहाँ पर पुरुष दे दिया गया है। तो पुरुष में गुणसूत्र की संख्या होती है, तो पुरुष में जो गुणसूत्र की संख्या होता है 44 होता है, और उसमें XY होता है, दो जो है ना अलग अलग गुणसूत्र पाया जाता है। लेकिन अगर पूछेगा स्त्री यहाँ पर दे देगा तो इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो स्त्री देगा 44 + XX हो जाएगा, उसमें XX पाया जाता है, इसमें XY पाया जाता है। तो इस तरह से इसका क्लियर हो गया प्रश्न। लेकिन इस प्रश्न का आंसर आपका बी होगा। अगर यहाँ पर स्त्री दे देगा तो आपका ए हो जाएगा। उसके बाद निम्न में कौन कीटभक्षी पौधा है। जो कीटभक्षी पौधा को आपको पहचानना है, तो इसमें जो है ना नेफेंथिस और जाके ड्रोसेरा, ये दोनों जो है आपका कीटभक्षी पौधा हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है। उभयलिंगी प्राणी कहने का अर्थ है कि इसमें नर एवं मादा जननांग एक में ही पाया जाता है, एक ही जीव में पाया जाता है, तो उसे हम उभयलिंगी जीव कहते हैं। तो मुर्गी में तो होता ही नहीं है, सांप में भी नहीं होता है, इसमें भी नहीं होगा। लेकिन जो केचुआ होता है इसमें उभयलिंगी प्राणी यह होता है, इसमें नर एवं मादा एक ही शरीर में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है। तो भ्रूणपोष वाले बीजों को जो है वह एंडोस्पर्मिक कहा जाता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर का कि पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं, तो हाइड्रिला भी पाया जाता है, निलंबो भी पाया जाता है, ट्रापा भी पाया जाता है। लेकिन जो बबूल है यह जलीय वातावरण में नहीं पाया जाता, ये तो स्थल पर पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 7वां प्रश्न है कि युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं। तो जो युग्मक है वह हैप्लाइड होते हैं, एक गुणक होते हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंगजनन द्वारा होता है। तो असंगजनन द्वारा किस में होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एस्ट्रेसिया एवं घास। इसका आंसर ए हो जाएगा। एस्ट्रेसिया एवं घास में जो है ना बीज का उत्पादन असंगजनन द्वारा होता है। ये 2018 में पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद 9 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है। तो द्विगुणित संरचना ऊपर ही पढ़े थे, तो इसमें अंडाणु भी है, भ्रूणपोष भी है, युग्मनज भी है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। जो डी है वो आ जाएगा आपका राइट आंसर। ये 2016 और 17 में पूछा गया प्रश्न है। फिर 10 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से किसमें जल परागन होता है। जल परागन किसमें होता है, तो हाइड्रिला में होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर द्विगुणित है, तो द्विगुणित कौन हो जाएगी, युग्मनज। पहले भी कर चुके हैं प्रश्न, 15 में भी पूछा गया प्रश्न है। फिर है वायु परागित पुष्प सामान्यता होते हैं। तो वायु परागित पुष्प जो है वह हमेशा जो है ना बी एंड सी हो जाएगा, छोटे होते हैं और रंगीन होते हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद है निषेचन है। तो निषेचन क्या है, तो निषेचन जो है वह अंडा तथा सेकेंडरी न्यूक्लियस का संयोजन है, द्वितीयक केंद्रक का संयोजन होता है अंडे के साथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। इसके बाद 14 नंबर का प्रश्न है कि एनीमोफिली नामक परागकण किसके द्वारा होता है। तो जो एनीमोफिली है परागकण यह होता है हवा के द्वारा, वायु के द्वारा होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ये 11 में पूछा गया प्रश्न है। फिर है मादा जंतु जिसमें मधचक्र होता है। तो मादा जंतु किसमें मधचक्र हो जाएगा, गाय में हो जाएगा। हम लोगों ने इसमें 3 उदाहरण पढ़े थे, गाय, भेड़ और हिरन। गाय, भेड़ और हिरन, इसमें मधचक्र की क्रिया होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है
16 नंबर का है कि एमेस्कुलेशन किससे संबंधित है। तो जो एमेस्कुलेशन है यह किससे संबंधित है, तो संकरण से संबंधित है। इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कथन वाला प्रश्न आ गया है कि इन दोनों कथन को पढ़ना है और आपको सवाल का जवाब देना है। तो कथन 1 है कि नर युग्मक अगुणित होते हैं। दूसरा है कि नर युग्मक के केंद्र में n अगुणित क्रोमोजोम होते हैं या पाए जाते हैं। तो इन दोनों कथन में कौन कथन सही है और कौन कथन गलत है ये करना है आपको। तो ये दोनों कथन सही है, तो इस ऑप्शन में भी है, इस ऑप्शन में भी है, लेकिन जो दूसरा कथन है वह एक की व्याख्या कर रहा है। तो व्याख्या करने वाला प्रश्न ए ही ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि जो नर युग्मक के केंद्रक में होता है वह अगुणित क्रोमोजोम होता है, और जो इसमें चर्चा भी कर दिया कि अगुणित होता है, तो ऊपर में सिर्फ अगुणित दिया गया है, लेकिन यहाँ पर कर दिया एन होता है। तो दोनों उसका व्याख्या भी कर रहा है ये प्रश्न, तो ये हो जाएंगे इसका राइट आंसर ए। फिर 16 नंबर का प्रश्न, 18 नंबर प्रश्न है, ये आप भी बता देंगे कि लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है, लड़कों के विवाह की न्यूनतम उम्र 23 वर्ष है। तो ये तो गलत कथन है, लेकिन ऊपर वाला सही है। तो देखिए ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो सी हो जाएगा। कथन 1 सही है, परंतु कथन 2 जो है वह सत्य है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि कथन 1 में है कि नर युग्मक अगुणित होते हैं, दूसरा है कि नर युग्मक में 2n संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो पहला कथन सही है, लेकिन दूसरा कथन भी गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कथन 1 सही है, परंतु कथन जो दूसरा है वह असत्य है। तो इसका आंसर सी हो जाएंगे। उसके बाद चलिए जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका भी सोल्यूशन देख लेते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है कि अलैंगिक तथा लैंगिक जनन में उदाहरण अंतर स्पष्ट करें। मतलब दोनों में अंतर उदाहरण के साथ आपको स्पष्ट करना है। ये सभी का सॉल्यूशन देखने वाले हैं, 2020 में पूछा गया है। फिर जल परागन के बारे में उदाहरण सहित बताए, तो ये भी 2020 में पूछा गया है। फिर मध चक्र तथा ऋतु चक्र के बारे में अंतर स्पष्ट करिए या बारे में स्पष्ट करिए, ये भी बताएंगे। फिर प्रोटेंडरी से आप क्या समझते हैं, इसके क्या लाभ हैं, इसके बारे में भी बताएंगे अभी तुरंत। फिर कलिका तथा पत्र प्रकलिका को उपयुक्त उदाहरण सहित परिभाषित करें। तो चलिए इस सभी का सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। तो पहला आपका जो लघुत्तरीय प्रश्न था कि अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट करने के लिए, तो यहाँ पर इसके अंतर निम्नलिखित हैं, इस तरह से लिख देना है। उसके बाद आपको 2 भागों में बांट देना है, उसके बाद इसका आंसर लिखना है। 2 भागों में आप तभी बांटेगा जब इसका अंतर 3 से 4 हो। इसमें है 3, तो इसका हो जाएगा पहला कि आप एक पीड़ित होता है, मतलब यूनिपैरामीटल होता है, और यह जो है ना यह प्राय द्विपीड़ित होता है या बायपैरामीटल होता है। तो इसका ये लिख देना है दूसरा में। उसके बाद दूसरे पॉइंट में लिखना है आपको कि युग्मक निर्माण नहीं होता है। जो अलैंगिक जनन है इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है, पहले ही बताया, इसमें युग्मक का निर्माण होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक होता है, उसमें भाग लेते हैं। फिर समान संतति उत्पन्न होते हैं, इसमें समान संतति उत्पन्न होता है, मतलब एक समान ही प्रजाति उत्पन्न होगा। जैसे हाइड्रा हो गया, तो इसमें जो अलैंगिक जनन के फलस्वरूप जो हाइड्रा बनेंगे उसका गुण जो है ना एक ही समान होगा। ये नया हाइड्रा में यहाँ से काट कर निकाल लिया जाएगा, तो इन दोनों का गुण जो है ना एक समान ही होगा। लेकिन लैंगिक जनन में असमानता भी हो सकती है, तो इसमें असमान संतति उत्पन्न होता है, उससे भिन्न ही होगा। फिर चौथा पॉइंट या कुछ निम्न श्रेणी के जीवों में होता है, एक कोशिका जीवों में पाया जाता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ईस्ट इत्यादि। फिर यह लगभग सभी प्रकार के पादपों तथा जंतुओं में होता है। उसका दूसरा प्रश्न था कि जल परागन के बारे में उदाहरण सहित बताए। तो उसका आंसर यहाँ पर है 2 नंबर का कि परागन की इस विधि में परागकण का स्थानांतरण पुंकेसर से वर्तिकाग्र पर जल द्वारा होता है। जब जल द्वारा परागकण की क्रिया होगी तो उसी को तो हम जल परागकण कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, पुंकेसर से निकलेगा, ये पुंकेसर है, पुंकेसर से निकलकर वर्तिकाग्र तक जाएगा। पुंकेसर से निकलकर वर्तिकाग्र तक जाने की क्रिया को ही, यह क्रिया जल के द्वारा संपन्न होता है, जल के द्वारा संपन्न होता है, जिस कारण से इसे जल परागन कहते हैं। उसके बाद यह करीब एक बीजपत्री पौधे की कुल 30 प्रजातिकाओं में होता है। ये जो ना एक बीजपत्री वाले पौधों में जल परागन की क्रिया होती है, जैसे हो गया जोस्ट्रा तथा वेलिसनेरिया, ये दोनों में जो है ना ये क्रिया होती है जल परागकण की। उसका तीसरा प्रश्न था कि मध चक्र और ऋतु चक्र के बारे में स्पष्ट करें। तो ये यहाँ पर भी इसका आंसर है कि जो मध चक्र क्रिया होती है वह नन प्राइमेट स्तनधारी जंतुओं में होने वाली प्रजनन अंगों में चक्रीय परिवर्तन को मध चक्र कहते हैं। ये पहले ही बता, जैसे कुत्ता, गाय, बिल्ली इत्यादि। फिर ऐसे स्तनधारियों में प्रजनन काल में एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है। जो मध चक्र क्रिया होती है इसमें एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है और जाके यह जो है
चक्रीय परिवर्तन है। किसका चक्रीय परिवर्तन है? तो नन प्राइमेट स्तनधारी जीव का ये हो गया, जिससे वे प्रजनन हेतु सक्रिय हो जाता है और नर से संभोग करने के लिए। उसके बाद परंतु जो अन्य समय यह जो है ना लैंगिक रूप से निष्क्रिय होता है, लैंगिक रूप से वह निष्क्रिय होगा। जबकि जो ऋतुस्राव चक्र है यह प्राइमेट मादाओं में होता है, यह होता है नन प्राइमेट, लेकिन यह होता है प्राइमेट, जैसे बंदर हो गया, एप्स हो गया, मनुष्य हो गया, इसमें होता है। यह मनुष्य में यौवनावस्था से शुरू होकर 40 से 50 वर्ष तक वायु तक होता है तथा प्रत्येक चक्र के अंत में रक्त का स्राव होता है, यह ऋतुस्राव कहलाता है। इसमें जो है ना रक्त का स्राव नहीं होता है। उसका चौथा प्रश्न था आपका कि प्रोटेंडरी से आप क्या समझते हैं? तो प्रोटेंडरी अवस्था में पहले नर लैंगिक अंग परिपक्व होते हैं किसी द्विलिंगी जीवों में, अतः यह स्वनिषेचन को रोकता है तथा परनिषेचन को बढ़ाता है, जैसे केचुआ हो गया, तो उसे हम प्रोटेंडरी कहते हैं। उसके बाद पांचवा प्रश्न है कि कलिका अलैंगिक जनन हेतु शरीर पर एक प्रकार की कायिक प्रक्रम है। प्रश्न था कि कलिका तथा प्रकलिका को उपयुक्त उदाहरण द्वारा परिभाषित करने के लिए। जो कलिका होता है वह अलैंगिक जनन हेतु शरीर पर एक प्रकार की कायिक प्रक्रम है। यह अलैंगिक जनन है तो कायिक प्रवर्ध के रूप में इसमें कलिका निकलता है, फिर वह नए जीव में बन जाता है। जैसे हाइड्रा का उदाहरण दिए थे, बहुत बार आपको ऐसे बताए हुए हैं, तो ये हाइड्रा का उदाहरण हो जाता है। इसे काट कर निकाल लिया जाएगा तो ये कलिका है, मुकुल है जिसे कहते हैं, तो ये नया हाथी में बन जाता है, तो वो हो जाएंगे कलिका। उसका जो पत्र परकलिका होती है इसमें आवर्त बीजी पौधे का कायिक प्रवर्धन होता है जिससे नए संतति का निर्माण होता है, जिससे ग्रेवा का पत्र प्राकलिका। तो इस तरह से इसका भी आंसर क्लियर हो गया। तो इस चैप्टर का जो है ना पूरा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है क्लियर हो गया जीवों में जनन का। अगली वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे, उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का कंटेंट आपको यहाँ पर मिलता है और हमेशा मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।